गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। तो भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचरण, गलत तरीकों को अपनाकर जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं उसे भ्रष्टाचारी कहते हैं। आज पूरे भारत के व्यवस्था प्रणाली में भ्रष्टाचार ने अपनी जगह बना ली है। लोग सत्य के मार्ग पर तरक्की पाने की जगह भ्रष्ट नीतियों को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी भी आप ऑफिस में लोगों को अक्सर प्रमोशन चाहिए होते हैं या नौकरी चाहिए होती है, तो वो रिश्वत देकर अपना काम करवा लेते हैं, जो कि हमारी न्याय व्यवस्था के खिलाफ होता है। आजकल की विडंबना यह है कि लोग ऐसे लोगों को रिश्वत लेने या देने के जुर्म में पकड़ते हैं जो रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं, जिसमें कई दुकानदार और व्यापारी सस्ती वस्तुओं को अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के अर्थ की कि आखिर भ्रष्टाचार का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ करप्शन। तो भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्टाचार, भ्रष्ट और आचरण दो पदों के योग से मिलकर बना है। भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ है निकृष्ट आचरण अथवा बिगड़ा हुआ आचरण। भ्रष्टाचार सदाचार का विलोम और कदाचार का समानार्थी माना जाता है। ये नीति, न्याय, सत्य, ईमानदारी आदि मौलिक और सात्विक व्यक्तियों, स्वार्थ, असत्य और बेईमानी से संबंधित सभी कार्य भ्रष्टाचार से संबंधित होते हैं। भ्रष्टाचार संस्कृत भाषा के दो शब्द भ्रष्ट और आचार से मिलकर बना है। भ्रष्ट का अर्थ होता है निम्न, गिरा हुआ, पतित, जिसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया है, तथा आचार शब्द का अर्थ होता है आचरण, चरित्र, चाल चलन, व्यवहार आदि। अतः भ्रष्टाचार का अर्थ हो गया गिरा आचरण अथवा चरित्र, और भ्रष्टाचारी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य की अवहेलना करके निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी उपेक्षा उससे नहीं थी। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जिसमें सेंचुरिया के अनुसार किसी भी राजनीतिक कार्य का भावना एवं परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण करने के पश्चात यदि समकालीन सिद्धता एवं राजनीतिक नैतिकता के तर्क इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तिगत हितों के लिए सार्वजनिक हितों को बलिदान किया गया है, तो निश्चित रूप से वह कार्य राजनीतिक भ्रष्टाचार का अंग है। डेविड एच बेले कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक सामान्य शब्दावली है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के विचार के परिणाम स्वरूप सत्ता का सदुपयोग या दुरुपयोग भी करता है, जो जरूरी नहीं धन संबंधी हो। जे.एस. नायर ने कहा है कि भ्रष्टाचार की परिभाषा इस प्रकार करते हैं ऐसा व्यवहार जो एक सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक कर्तव्यों से निजी, व्यक्तिगत, निकट, परिवार, निजी गुट, आर्थिक लाभ या स्तरीय लाभ के कारण विचलित हो जाता है, या कुछ प्रकार के निजी प्रभावों से प्रभावित होकर नियमों का उल्लंघन करता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 में भ्रष्टाचार को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें उबंधित धारा 161 प्रमुखतः लोक सेवकों में भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिनकी परिधि में घूस अथवा रिश्वत और सहवर्ती अपराध, विधि विरुद्ध कार्य एवं लोक सेवकों के प्रतिरूपण संबंधी कार्य आते हैं। धारा 161 में उपस्थित है कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने को प्रत्यक्ष रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी पारितोषण इस बात को करने के लिए या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिग्रहित करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने का प्रयास करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई प्रदीप कार्य करे या प्रवृत्त रहे, अथवा किसी व्यक्ति को अपने प्रदीप
कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रवृत्त रहे, अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल में या किसी लोक सेवक के यहाँ उनको वैसी हैसियत में किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करने का प्रयत्न करे। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के प्रकार की। तो भ्रष्टाचार 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, दूसरा है राजनीतिक भ्रष्टाचार, तीसरा है लोक भ्रष्टाचार, चौथा है निजी भ्रष्टाचार, पांचवा है वृहद भ्रष्टाचार और छठा है लघु भ्रष्टाचार। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के कारण की कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार जो है वो हमारे समाज को धीरे धीरे करके खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार की गति नीचे से ऊपर को ना होकर ऊपर से नीचे की होती है, अर्थात भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। इसका यह आशय कदापि नहीं है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। कारण है वह भौतिकवादी जीवन दर्शन जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिम से आया है। यह जीवन पद्धति विशुद्ध भोगी है। खाओ पियो और मौज करो ही इसका मूल मंत्र है। यह परंपरागत भारतीय जीवन दर्शन के पूरी तरह विपरीत है। भारतीय मनीषियों ने 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। मानव धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकारी बनता है। पश्चिम में धर्म और मोक्ष को कोई जानता तक नहीं है। वहां तो बस अर्थ और काम ही जीवन का परम पुरुषार्थ माना जाता है। पश्चिम में जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है उस सबका लक्ष्य भी मनुष्य के लिए सांसारिक सुख भोग के साधनों का अधिकाधिक विकास ही है। ये तो हो गई थी कारण की बात। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, जिसमें पहला उपाय है प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन। जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। अतः सबसे पहले देशी भाषाओं, विशेषतः संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए। भारतीय भाषाएं जीवन मूल्यों के प्रचारक और पृष्ठपोषक हैं। उनसे भारतीयों ने धर्म का भाव सुदृढ़ होगा और लोग धर्मभीरु बनेंगे। सेकेंड है चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन। वर्तमान चुनाव पद्धति के स्थान पर ऐसी पद्धति बनानी चाहिए जिसमें जनता स्वयं अपनी इच्छा से भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित ईमानदार व्यक्तियों को खड़ा करके बिना धन के चुन सके कि आखिर उनके लिए कौन सा नेता जो है वो अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जब विधायक या संसद सदस्य बनेंगे तो ईमानदारी और देशभक्ति का आदर्श जनता के सामने रखकर स्वच्छ शासन प्रशासन दे सकेंगे। थर्ड है अस्वाभाविक प्रतिबंधों की समाप्ति। सरकार ने कोटा के परमिट के हजारों प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनमें व्यापार बहुत कुप्रभावित हुआ है। फलतः व्यापारियों को विभिन्न विभागों में बैठे अफसरों को खुश करने के लिए भांति भांति के भ्रष्ट हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भले और ईमानदार लोग व्यापार की ओर उन्मुख नहीं हो पाते। इन प्रतिबंधों की समाप्ति से व्यापार में योग्य लोग आएंगे, जिससे स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा और जनता को अच्छा माल सस्ती दर पर मिल सकेगा। लास्ट है कर प्रणाली का सरलीकरण। सरकार ने हजारों प्रकार के कर लगा रखे हैं जिनके बोझ से व्यापार पनप नहीं पा रहा है। फलतः व्यापारियों को अनैतिक हथकंडे अपनाने को विवश होना पड़ता है। अतः सरकार को सैकड़ों कारों को समाप्त करके कुछ गिने चुने ही कर लगाने पड़ते हैं। इन करों की वसूली प्रक्रिया भी इतनी सरल और निभ्रांत हो कि अशिक्षित या अल्प शिक्षित व्यक्ति भी अपना कर सुविधापूर्वक जमा कर सके और भ्रष्ट तरीके अपनाने को बाध्य न हो। इसके लिए देशी भाषाओं का हर स्तर पर प्रयोग नितांत वांछनीय है। तो ये मैंने आप लोगों को भ्रष्टाचार दूर करने के कुछ उपाय भी बताए हैं, उसके कारण भी बताए हैं। उपायों में कुछ कारण और भी हैं, जिसमें आपकी देशभक्ति की प्रेरणा देना,
कानून को अधिक कठोर बनाना, क्योंकि मनुष्य के अंदर जब तक शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन कर उसे देशभक्ति को केंद्र में रखकर अगर हम पुनर्गठित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बदलाव जो है वो देखने को मिलता रहेगा। अगर कानून जो है उसको अधिक कठोर बनाया जाएगा तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को ही बनाने के लिए वर्षों से चर्चा का विषय जो है बना लोकपाल विधेयक भी भारत जैसे देश जहां प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी ही व्याप्त हैं उनके लिए काफी ही होगा, क्योंकि अगर कानून अधिक कठोर बनाया जाएगा तभी लोग जो है वो भ्रष्टाचार की भावना अपने मन में लाने से डरेंगे। तो ये मैंने कुछ भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय बताए, उसके कारण भी आपको बता दिए हैं, प्रकार भी बता दिए हैं, परिभाषा और उसके अर्थ भी बता दिए हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।